डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का किरोशा एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एनसीएल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर 2020 में जो इसका एग्जाम हुआ था उसका पेपर यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। और हम आपको सब्जेक्ट वाइज बता रहे हैं यहाँ पे कि कौन सी सब्जेक्ट से कौन सा क्वेश्चन लिया गया था, जो टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। और हाँ, एनसीएल के सिलेबस के पैटर्न के अनुसार ही एमसीक्यू क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज अवेलेबल है किरोशा एकेडमी की ऐप पर। तो अभी तक अगर आपने पढ़ना शुरू नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि सिलेक्शन अगर आपको लेना है तो ऐसे तो होगा नहीं, तैयारी तो उसके लिए करनी ही पड़ेगी। और तैयारी के लिए वन एंड ओनली किरोशा एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर दीजिए। और हमारे यहाँ पे जितनी भी टीम आपको पढ़ाएगी, सारे के सारे कैंडिडेट जो हैं वो सारे के सारे सर टीचर जो हैं वो सारे के सारे एम सेलेक्टेड टीचर हैं। तो आपको पढ़ने में भी आसानी रहेगी। प्लस दूसरी चीज, कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारे एमसीक्यू की सीरीज को। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, पढ़िए और आंसर दीजिए। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टू अबॉट द सिकल सेल क्राइसिस? आवरली बीपी मॉनिटरिंग, ऑक्सीजन सेचुरेशन मॉनिटरिंग, आवरली ऑफरिंग वाटर टू ड्रिंक या कूलिंग बाय फैन? चलिए आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर यहां पे रहेगा? चलिए आंसर करिएगा। तो देखिए यहाँ पे सिकल सेल क्राइसिस होता है जिसमें जो सेल होती है, ठीक है, आरबीसी जो होती हैं वो क्या होती है, सिकलिंग शेप, डिस्कॉइड होता है। वैसे शेप कैसा होता है, ऐसा। लेकिन यहाँ पे शेप जो रहेगा वो इस तरीके से होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। और इस तरीके से ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है ये। इस तरीके से सिकल टाइप सेल हो जाती है। और ऐसे पर्सन में क्या हो जाता है कि सिकलिंग शेप की वजह से इसमें ब्लड में जो सेल में विस्कोसिटी जो होती है वो कम हो जाती है, डिहाइड्रेट हो जाती है बॉडी। इसीलिए यहाँ पे प्रायोरिटी पे रहेंगे ऑफरिंग वाटर टू ड्रिंक इज द बेस्ट सिकल सेल क्राइसिस में। हालांकि ऑक्सीजन मॉनिटरिंग भी बहुत ही प्रायोरिटी पे है, नंबर 2 पे है ये। फर्स्ट नंबर पे रहेगी वाटर टू ड्रिंक। डिहाइड्रेट पेशेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया वाले पेशेंट के अंदर। क्लियर है? तो यहाँ पे एक सी करेक्ट आंसर आपका रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले एमसीक्यू की तरफ। मोस्ट क्रिटिकल स्टेप होता है इसके अंदर, क्योंकि इसमें विस्कोसिटी सेल की जो रहती है वो डिक्रीज हो जाती है बिकॉज ऑफ सिकलिंग लाइक शेप। चलिए आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, टोकोलाइटिक ड्रग आर सच ड्रग विच इंक्रीज जीआई मोर्टेलिटी, इंक्रीज यूट्राइन मोर्टेलिटी, रिड्यूस यूट्राइन मोर्टेलिटी या रिड्यूस जीआई मोर्टेलिटी? आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा? क्लास को शेयर करना है और साथ में आंसर भी करना है। चलिए आंसर करिएगा। तो टोकोलाइटिक एजेंट ऐसे एजेंट होते हैं जो प्रेगनेंसी, अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है और उसके अंदर प्री मेच्योर डिलीवरी होने के चांसेस है या अर्ली अगर लेबर पेन शुरू हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में टोकोलाइटिक एजेंट जो है उनका यूज करते हैं ताकि अर्ली लेबर ना हो। और इसको बचाने का आपको पता है कोई वर्क क्या करेगा, क्या वो जीआई मोर्टेलिटी को इंक्रीज करेगा? नहीं। यूट्राइन मोर्टेलिटी को इंक्रीज करेगा तो डिलीवरी हो जाएगी। यहाँ पे क्या करता है, रिड्यूस यूट्राइन मोर्टेलिटी, जिससे हम प्री मेच्योर बर्थ को प्रिवेंट कर सकें। तो यहाँ पे सी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, पुटिंग अ बीटर सब्सटेंस ऑन द नेल ऑफ किड्स who used to bite, it is an example of which of the following therapy? यानी कि कोई बच्चा बार बार, किसी की आदत होती है नेल्स काटने की, ठीक है, तो ऐसे बच्चे में बीटर कुछ टेस्ट ऐसा लगा देते हैं ताकि वो मुंह में जैसे ही अपना हाथ डाले कट करने के लिए नेल को, तो उसको वो गंदा कड़वा टेस्ट है जिसकी वजह से वो प्रिवेंट करे उस चीज को, ठीक है। तो ये कौन सी थेरेपी है, ये पूछा गया है, आंसर करिएगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये इसके लिए भी कोई थेरेपी होती है, तो बच्चा अपने आप छोड़ देता है, लेकिन एक टाइम तक,
ठीक है। अगर बच्चा ओरल स्टेज में है, मुंह में हाथ डालता है, नॉर्मल ओरल स्टेज में कॉमन है, उसके बाद भी अगर ये चीज हो रही है, बार बार बाइट कर रहा है नेल को, आदत होती है किसी को, ठीक है, तो इसको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, बिहेवियरल थेरेपी का यूज करते हैं। तो अनप्लीजेंट स्टिमुलाई रखते हैं, ताकि क्या होता है, वो जो बच्चा है उसको वो चीज अच्छी ना लगे और वो उसको छोड़ने का ट्राई करे। उसको बिहेवियरल या फिर एवर्जन थेरेपी हम बोलते हैं। बी राइट आंसर रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, ट्रांसमिशन ऑफ कैंसर इज बाय ब्लड प्रोडक्ट, इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर, या नन ऑफ दी एबो। अब आप लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे किसी में ऑप्शन नहीं आते हैं, किसी में 3 ऑप्शन आते हैं, ऐसा क्यों? तो देखिए, प्रीवियस ईयर का पेपर है, 2020 के अंदर एनसीएल का स्टाफ नर्स का पेपर हुआ था, वही पेपर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करवा रहे हैं। तो क्या होता है ना, कभी कभी पेपर में 4 ऑप्शन जैसे याद नहीं रहते हैं या एड ऑन नहीं किए होते हैं, तो जिस वजह से ऐसा होता है। ओरिजिनल जो पेपर आया था वही है, हमने कुछ उसमें मॉडिफाइड नहीं किया है, ठीक है। चलिए आंसर करिएगा ताकि आपको आइडिया लगे कि कैसा पेपर आता है। चलिए, तो देखिए, कैंसर जो है वो ना ही ब्लड प्रोडक्ट से फैलता है और ना ही इन्फेक्टेड फूड वाटर से। नन ऑफ द अबव रहेगा, बिकॉज कैंसर जो है वो किसी भी तरह का एक कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है जो एक दूसरे से ट्रांसमिट होती रहेगी। ये ऐसी डिजीज है, जेनेटिक म्यूटेशन, सेल के अनडिफरेंशिएटेड म्यूटेशन की वजह से ये कैंसर जैसी जो बीमारी है वो देखने को मिलती है। बाकी ब्लड प्रोडक्ट से वगैरह कोई इसका ट्रांसमिशन नहीं होता है। एनसीएल स्टाफ नर्स का एमसीक्यू क्रैश कोर्स अवेलेबल है, इसमें टॉपिक टू टॉपिक आपको रिवीजन मिलेगा। एग्जाम ओरिएंटेड है, एनसीएल के सिलेबस के पैटर्न के अकॉर्डिंग ही, और उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। फुल लेंथ टेस्ट मिलेगा, बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज है, जाइए और अपनी प्रिपरेशन को आप वहां पे स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पेशेंट हैज नॉट पास्ड यूरिन इन लास्ट 24 आवर, इट इज टर्म एज एनयूरिया, पॉलीयूरिया, ओलिगुरिया या नन। चलिए आंसर करेंगे, क्या राइट आंसर यहां पे रहेगा? तो यहाँ पे देखिए, पॉलीयूरिया का मतलब तो होता है कि पेशेंट जो है वो 2000 ml से भी ज्यादा अगर यूरिन आउटपुट पास करता है, तो ये भी नहीं होगा। ओलिगोयूरिया भी नहीं होगा 400 ml से कम, तो इसको हम एन यूरिया बोलेंगे। एन यूरिया के अंदर 24 घंटे में अगर कोई पर्सन लेस देन 100 ml ब्लड 100 ml जो है वो यूरिन आउटपुट करता है, इससे कम करता है, तो उसको एन यूरिया बोला जाता है। तो हम लोग यहाँ पे ए करेक्ट आंसर मानेंगे, एन यूरिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि पेशेंट हैज अ क्रॉनिक किडनी डिजीज, ही हैज बीन एडवाइज्ड कंटिन्यूअस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस, वेयर डज इट बी डन? ओनली इन वेल ऑक्यूपाइड हॉस्पिटल, इक्विप्ड हॉस्पिटल, इन एनी हॉस्पिटल, एट होम, या ऑल ऑफ द अबव? किडनी क्रॉनिक किडनी डिजीज है पर्सन को, तो ऑफकोर्स हीमोडायलिसिस या पेरिटोनियल डायलिसिस परफॉर्म करना पड़ सकता है, ठीक है, पड़ता है, जरूरी है, करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं होता। किडनी काम नहीं कर रही है तो हमें आर्टिफिशियल डायलिसिस से वो काम करवाना पड़ रहा है, ठीक है। तो आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा? तो देखिए यहाँ पे हीमोडायलिसिस जो रहता है वो ऐसे हॉस्पिटल में जाके ही आप करा सकते हो, लेकिन पेरिटोनियल डायलिसिस जो होता है वो घर पे भी हो सकता है। तो एट होम यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा आपका। नेक्स्ट, पेशेंट इज ऑन थायरोक्सिन, what is the cheap and best way to monitor drug dose? का बेस्ट वे कौन सा, जो सस्ता भी हो और अच्छा भी हो? T3 लेवल, T4 लेवल, TSH लेवल या नन? थायरोक्सिन थायराइड की मेडिसिन होती है, लिवोथायरोक्सिन जो हाइपोथायरॉयडिज्म की मेडिसिन होती है वो चल रही है पेशेंट के, तो क्या करना चाहिए? आंसर करेंगे, क्या राइट आंसर रहेगा यहां पे? तो थायरोक्सिन जा रही है, उसका डोज पता लगने के लिए एक्यूरेट जा रहा है या नहीं, इसका बेस्ट जो होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग टेस्ट जो होता है कोस्ट इफेक्टिव भी होता है और बेस्ट इंडिकेटर भी होता है। टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्री इन सेक्रम इज, सेक्रम के अंदर कितनी वर्टिब्री होती है ये पूछा गया है। आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा? वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा? यस,
सभी आंसर करिए। टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्री इन सैक्रम के अंदर कितनी वर्टिब्री होती है? तो 5 वर्टिब्री होती है। याद रखिएगा, सैक्रम में कितनी वर्टिब्री होती है? 5 वर्टिब्री होती है। ठीक है, लंबार में भी 5 होती है, आपको पता है। ठीक है, सर्वाइकल C7 होता है, ये भी आपको पता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आगे बढ़ने से पहले एनसीएल का फुल एमसीक्यू क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज अवेलेबल है एज पर एनसीएल के पैटर्न के हिसाब से। तो जाइए किरोशा एकेडमी का ऐप डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को आज से ही शुरू कर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले एमसीक्यू की तरफ। पढ़िए और आंसर दीजिए। प्रीवियस ईयर का पेपर है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि कैसा पेपर आता है। और बहुत ही, मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा, और अगर आप थोड़ी सी तैयारी करोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, है ना। चलिए, टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्री इन द थोरेसिक रीजन इज 12, 14, 5 या 7। टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्री इन थोरेसिक रीजन, सी होता है 7, एस मैंने बताया अभी 5, लंबार होता है 5। अब यहां पे पूछा गया है आपको टोटल नंबर ऑफ थोरेसिक वर्टिब्री, टी कितना होता है? आंसर करिएगा। यस, टी आंसर करिए। क्या राइट आंसर रहेगा? थोरेसिक रीजन में कितनी जो है वो वर्टिब्री यहां पर देखने को मिलती है? आंसर करिएगा। तो टी होता है टोटल 12। कितना होता है? टी 12 होता है, याद रखिएगा। यहां पे राइट आंसर क्या होगा? T12। नेक्स्ट, सीक्वेंस ऑफ बेसिक लाइफ सपोर्ट इज। बेसिक लाइफ सपोर्ट में क्या सीक्वेंस को यूज किया जाता है? आंसर करेंगे। क्या राइट आंसर रहेगा? तो देखिए, पहले एबीसी होता था, लेकिन अब न्यू गाइडलाइन जो आई थी उसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के हिसाब से, जो न्यू सीक्वेंस जो है वो रहता है CAB, सर्कुलेशन, एयरवे एंड ब्रीदिंग। ए करेक्ट आंसर यहां पे रहेगा। नेक्स्ट है, बेस्ट रूट ऑफ गिविंग एड्रेनालिन ड्यूरिंग कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन इन एडल्ट इज इंट्राकार्डियक, सेंट्रल वीनस, पेरिफेरल वेन या फिर इंट्राओशियस। आंसर करिएगा। क्या राइट आंसर रहेगा? बेस्ट रूट ऑफ गिविंग एड्रेनालिन ड्यूरिंग कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन, CPR के टाइम पे एड्रेनालिन दिया जाता है। ठीक है, बेस्ट रूट पूछा गया है, आंसर करिएगा। क्या राइट आंसर यहां पे रहेगा? ठीक है, तो बेस्ट रूट अगर मैं बात करूं यहां पे, तो पेरिफेरल रीजन होता है, बेस्ट रूट होता है। अगर पेरिफेरल रीजन में कोई दिक्कत है या कोई ऐसा कुछ है, तो ऐसी सिचुएशन में आप अदर रूट जो है उसका भी यूज कर सकते हैं, इंट्राओशियस, सेंट्रल वीनस वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बेस्ट रूट पेरिफेरल ही होता है। नेक्स्ट है, फ्लूइड ऑफ चॉइस इन हेड इंजरी। अगर किसी पेशेंट को हेड इंजरी होगा तो क्या होगा? ब्लड लॉस हो जाएगा। क्या होगा? ब्लड लॉस होगा। ब्लड लॉस होगा तो इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो जाएंगे, हाइपोवोलेमिया होगा। सिंपल सी बात है, हाइपोवोलेमिया होगा। ठीक है, हाइपोवोलेमिया होगा। हाइपोवोलेमिया होगा तो टेकिकार्डिया होगा, हाइपोटेंशन होगा, ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो यहाँ पे फ्लूइड ऑफ चॉइस क्या दोगे आप? ये पूछा गया है, आंसर करेंगे। क्या राइट आंसर रहेगा यहाँ पे? यस एवरीवन। तो देखिए, हेड इंजरी में फ्लूइड ऑफ चॉइस जो रहता है, हाइपोवोलेमिक शॉक है, यानी कि सोडियम पोटेशियम इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो रही है, क्लोराइड वगैरह की, तो उसको पूर्ति करने के लिए क्या ऑप्शन होगा? 0.9% नॉर्मल सलाइन, बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, बाकी ऑस्मोटिक अगर फ्लूइड लॉस हो रहा है तो ऑस्मोटिक जो फ्लूइड होता है उसको कवर, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने के लिए बाद में DNS वगैरह को भी प्रीफर करते हैं, लेकिन बेस्ट हेड इंजरी में फ्लूइड ऑफ चॉइस होता है वो NS होता है। नेक्स्ट, एनसीएल के पैटर्न के हिसाब से एमसीक्यू क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज अवेलेबल है किरोशा एकेडमी की ऐप पर। अभी भी देर नहीं हुई है। अगर आप अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं, अपने टारगेट को अचीव करना चाहते हैं एनसीएल स्टाफ नर्स के अंदर सेलेक्ट होके, तो आज ही आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं किरोशा एकेडमी की ऐप पर, और वहां पे भी हम आपको बेस्ट ही देंगे। आप लोग एक बार ट्राई करके देखिए और आप
पढ़िए, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम जो है वो तो अपने टाइम पे हो जाएगा, लेकिन एग्जाम से पहले अपने आप को पूरी तरीके से तैयार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर टारगेट सेट है आपका तो उसके लिए मेहनत भी लगेगी, मेहनत करोगे तभी सिलेक्शन पॉसिबल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड थैंक यू वेरी मच।